हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस क्लास में हम +1 की बायोलॉजी का पहला लेसन पढ़ेंगे जो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड इस पेज से पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ओके। इसी पेज से आपका जो नीट का एग्जाम है उसमें द लिविंग वर्ल्ड से बायोलॉजी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो भाई आप लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस पेज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है इस पेज का तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट पीडीएफ मंगवा सकते हैं। और आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए सर। ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। देखिए भाई क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है या पॉइंट है। मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए आपसे अपने टॉपिक का जो बेसिक है वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, बताइए टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी? हु गिव द टर्म टैक्सोनॉमी? हरिए फास्ट बताइए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है भाई? टैक्सोनॉमी। आपको जाना है टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी, बोलिए। टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय A.P.D. कंडोले, इन्होंने दी थी भाई। ठीक है, टैक्सोनॉमी टर्म दी थी A.P.D. कंडोले ने। ठीक है, कैंडोले सही स्पेलिंग, CANDOLE, कैंडोले। डन। ठीक है, अब मुझे बताइए टैक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है। आपके एनसीईआरटी को डायरेक्ट टच करते हुए पॉइंट्स बनाए गए हैं भाई। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये चीजें आपकी टैक्सोनॉमी डायरेक्ट ली गई हैं। और साथ ही साथ भाई एक और टर्म क्लासिफिकेशन के साथ कैरेक्टराइजेशन डायरेक्ट टैक्सोनॉमी से टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड होता है। क्या क्या बताती है टैक्सोनॉमी के अंदर? किस किस की स्टडी करेंगे, क्या क्या पता करेंगे टैक्सोनॉमी में? आइडेंटिफिकेशन, यानी एक्चुअली में टैक्सोनॉमी क्या है, लिविंग बीइंग्स को हम आसानी से स्टडी कर सके, इसके लिए हमने टैक्सोनॉमी बना रखी है। और टैक्सोनॉमी फिर फर्दर हमने आइडेंटिफिकेशन बना रखा है कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे और किस बेसिस पे उसका नामकरण करेंगे, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। यानी टैक्सोनॉमी क्या काम करती है, जो भी स्पीसीज है अर्थ के ऊपर उसको हम आसानी से नामकरण कर सकें, पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये काम करती है हमारी टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब मैं बता दूं टैक्सोनॉमी कैसे कैसी टैक्सोनॉमी है। जैसे भी सुनिए, सेल के बारे में हर लेवल पे टैक्सोनॉमी है, क्योंकि हर लेवल पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी टैक्सोनॉमी है ये आपकी साइटोटैक्सोनॉमी होती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, सेल का क्या क्या रखती है सेल, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। वो टैक्सोनॉमी जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करती है, किसको? प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, एक कीमोटैक्सोनॉमी होती है जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करती है, क्लासिफाई करती है। इस ऑर्गेनिज्म से अंदर हमें ये केमिकल मिल सकता है, इससे ये केमिकल मिल सकता है, समझ रहे हो? तो इस बेस पे आपकी ऐसी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है जिसमें हम नंबर्स के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं भाई, इतने नंबर के, समझ रहे हो? तो आपकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी होती है, केमिकल टैक्सोनॉमी भी होती है और कीमोटैक्सोनॉमी भी होती है, साइटोटैक्सोनॉमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट भाई अब समझिए कहानी, टैक्सोनॉमी के अंदर कैसे हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। सारी चीजें हम द लिविंग वर्ल्ड की एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी का मेन है, सारा निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पेज हैं भाई स्पेशली इसलिए बनाए गए। और ध्यान दीजिए, इन पेजेस से पढ़ाने का सीधा उद्देश्य है कि आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट टच हो जाए, समझ रहे हो? वरना लंबा हो जाता है काफी वीडियो में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो देखिए भाई, नेक्स्ट ग्रुप्स मिलके बनाते हैं कैटेगरी। सुनिएगा भाई, अब मान लो किसी भी स्पीसीज के कुछ मेंबर्स हैं, एक पार्टिकुलर स्पीसीज के, जैसे मान लीजिए मैंने एक पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं ह्यूमन के, मान लो कहीं पे 50 ह्यूमन बीइंग है, तो ये ह्यूमन बीइंग का एक ग्रुप हो गया। तो जब किसी भी स्पीसीज के कुछ मेंबर्स का जो समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज मेंबर क्या कहलाता है भाई? ग्रुप।
जो आपके ग्रुप्स होते हैं या जो ग्रुप है, ग्रुप मिलके बनाते हैं भाई कैटेगरी। ग्रुप से क्या बनेगा? कैटेगरी बनेगी। ठीक है, जो आपकी कैटेगरी है ये फर्दर बनाएगी रैंक। क्या बनाएगी? रैंक। और इसे हम क्या कहेंगे? टैक्सोन। क्या कहेंगे भाई? रैंक या टैक्सोन। टैक्सोन ही आपका ध्यान दीजिएगा यूनिट होता है क्लासिफिकेशन की। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है? टैक्सोन। टैक्सोन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैटेगरी क्या होती है? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी होती है, यानी एक पार्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर हैं ये क्या बनाते हैं? मिलके एक कैटेगरी। और जो एक कैटेगरी होती है ये आपकी डिस्टिंक्ट अलग ही क्या होती है? स्पेशल कैटेगरी होती। क्या होती है? बायोलॉजिकल एंटिटी। कैटेगरी इज ए डिस्टिंक्ट अलग, स्पेशल कह सकते हो आप, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हुए, लिविंग बीइंग को रिलेट करते हुए कैटेगरी एंटिटी होती है, इकाई होती है। ये कौन? कैटेगरी। सुनिएगा, जो आप एक ग्रुप से है मिलकर कैटेगरी बनाएंगे। जो कैटेगरी है वो डिस्कस बताएगी रैंक के बारे में। जो रैंक है इसे हम टैक्सोन भी कहते हैं। जो टैक्सोन या रैंक है दोनों आपके यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई करने की यूनिट है कौन? टैक्सोन। ठीक है भाई, नेक्स्ट। और यही टैक्सोन आपके क्या बनाएंगे भाई? फिर टैक्सोनोमिकल हिरार्की। समझाऊंगा अभी क्या बनाएंगे बच्चों? टैक्सोनोमिकल हिरार्की, HIERARCHY। जो आपकी टैक्सोनोमिकल हिरार्की है ये कौन बनाएंगे? टैक्सोन मिलके। समझिए कैसे। सबसे पहले बताता हूं आपको। बोला कुछ सेम सिमिलर कैरेक्टर्स को रखने वाले मेंबर्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं। मेंबर्स हैं या क्या है भाई? ऑर्गेनिजम्स, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सब मिलके बनाते हैं एक पार्टिकुलर टैक्सोन जिसे हम कहते हैं स्पीसीज। क्या बनाते हैं भाई? स्पीसीज। यानी कुछ ऐसे मेंबर्स का समूह जो दिखने में सेम दिखते हो, आइडेंटिकल हो, कह सकते हैं बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं, जिनके मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हो। ठीक है, इन समूह, इन नंबर्स को, ये जो मेंबर्स की जो मेंबर्स हैं इनको मिला दें तो क्या बन जाती है? और जो आपस में रिप्रोडक्शन कर ले तो इन ग्रुप्स को, ये जो पार्टिकुलर ये ग्रुप मिलके कैटेगरी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैटेगरी। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक पार्टिकुलर टैक्सोन, जो कि हमारा क्या है भाई? स्पीसीज। क्या कहलाएगा? स्पीसीज। ठीक है, जो स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में आपस में मिलते जुलते हैं। जो स्पीसीज है आपकी एक पार्टिकुलर टैक्सोन है। ठीक है, बोले अगर बहुत सारी स्पीसीज को देखो, बहुत सारे एक ही प्रकार के मेंबर ऑर्गेनिजम्स को मैंने जोड़ दिया तो वो स्पीसीज बनाएंगे। और ऐसी कई सारी स्पीसीज जुड़ जाएं, एक से ज्यादा स्पीसीज जुड़ जाएं, एक और इसके साथ स्पीसीज जुड़ गई। मान लो एक स्पीसीज ह्यूमन बीइंग की है, ए मान लिया हमने। एक स्पीसीज मान लो डॉगी लोगों की है, बी मान लिया हमने। अब इनके जो समूह मिल जाए, स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज, दो या दो से अधिक स्पीसीज मिलकर क्या बनाती है? जीनस। क्या बनाती है भाई? जीनस के अंदर आती है। जीनस भी एक आपका पार्टिकुलर टैक्सोन है, पर ये ऐसा टैक्सोन है जो बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड करता है। समझ रहे हो? ऐसे जो जीनस है ये फर्दर मिलके बनाते हैं फैमिली। क्या बनाते हैं भाई? फैमिली। जो आपकी फैमिली है ये फर्दर मिलके बनाती है ऑर्डर्स। क्या बनाती है? फैमिली में ऑर्डर देते हैं भैया, सीधी सी गानी ऐसे याद कर लेना। ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे? क्लास, कि एक पार्टिकुलर क्लास के मेंबर बन जाते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फिर आपके जो क्लास हैं ये मिलके बनाती है भाई फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और जो डिवीजन या फाइलम मिलके बनाते हैं आपकी क्या? किंगडम। क्या बनाते हैं भाई? किंगडम। अब सुनिए क्या कहानी है। तो सबसे पहले स्पीसीज। स्पीसीज उन ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? स्पीसीज। अब ऐसे ऐसे कुछ स्पीसीज जो एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स में मिलती जुलती हैं वो मिलकर बनाएंगे क्या? जीनस। ठीक है, अब फिर कुछ ऐसे जीनस जो आपस में मिलते जुलते हैं क्या बनाएंगे? फैमिली। फिर कुछ ऐसी फैमिली जो आपस में मिलते जुलती है क्या बनाएंगी? ऑर्डर्स। फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो आपस में मिलते जुलते हैं क्या बनाएंगे? क्लास। फिर ऐसी क्लासेस जो आपस में मिलती जुलती हैं क्या बनाएंगी? फाइलम, एनिमल्स के केस में, डिवीजन प्लांट के केस में। ठीक है, फिर जो आपके फाइलम है या डिवीजन है, कुछ डिवीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? किंगडम। ठीक है, और आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके 5 किंगडम दिए थे। कब दिए थे? कमेंट कीजिए। इन विच सन जो आपका आर.एच. विटेकर है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, ये आप कमेंट में करेंगे। ओके, ठीक है भाई। अब सुनिए, वे जो स्पीसीज होती है
इनके अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो सिमिलर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। सुनिएगा, स्पीसीज में अभी मैं बात कर रहा हूं, जो स्पीसीज है उसके जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटी ज्यादा होती है। एक स्पीसीज के मेंबर के अंदर सिमिलरिटी क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, अब जब ये बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी तो क्या बनाएंगे? जीनस। जीनस के अंदर क्या इंक्लूड करता है? स्पीसीज को। अब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो सिमिलर होंगे वो क्या हो जाते हैं? कम। फिर जैसे ही सिमिलर कैरेक्टर के लिए आप फैमिली में ढूंढेंगे तो फैमिली में फर्दर सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? और कम। सुनते जाइएगा, ऑर्डर्स में देखेंगे सिमिलर कैरेक्टर और कम हो जाते हैं, क्लास में देखेंगे सिमिलर कैरेक्टर और कम हो जाते हैं, डिवीजन फाइल में और सिमिलर कैरेक्टर कम हो जाते हैं, किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर और भी कम हो जाते हैं। यानी एग्जैक्ट लगभग जो ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप स्पीसीज से कहां जाएंगे? किंगडम। सुनिएगा, स्पीसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम में डिवीजन और फाइलम डिवीजन से किंगडम। दिस सीक्वेंस जिसमें आपके जो कैरेक्टर्स का या तो किसी पार्टिकुलर पे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, डिक्रीज हो कैरेक्टर्स के नंबर या कोई भी लेवल, या तो इंक्रीज हो रहा हो या क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा हो किसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स में, इस टर्म को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं हिरार्की। और यहां पे हम स्पेशली टैक्सोनॉमी के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का वर्क कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। तो बताइए टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आती है स्पीसीज, स्पीसीज मिलकर टैक्सोनॉमिकल हिरार्की बनाती है जीनस, जीनस से बनेगा फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम डिवीजन और फाइलम डिवीजन से क्या बनेगा? आपका किंगडम। तो ये क्या है भाई? आपकी टैक्सोनॉमिकल हिरार्की। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, देखिएगा, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में स्पीसीज से जीनस जब आप जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं? कम। नोट इट वेरी केयरफुली, सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं, यानी सिमिलरिटी क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती है। बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। नोट इट वेरी केयरफुली, सुनिएगा, सिमिलैरिटी तो लगातार डिक्रीज होगी भाई, सिमिलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज। बट कैरेक्टर्स के नंबर क्या होंगे? इंक्रीज। संख्या में कैरेक्टर बहुत सारे बढ़ जाएंगे बट सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए। बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स हमने स्पीसीज, जीनस, फैमिली को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है टैक्सोनॉमी का? टैक्सोनॉमी सिग्निफाई दैट वी हैव टू ओनली आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? कल टैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है? बट सिग्निफिकेंस ये कहता है आपको आइडेंटिफाई करना है अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ही हमारी टैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद अभी टैक्सोनॉमी में स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमी की हिरार्की। इसके अंदर हमें स्पीसीज के बारे में कुछ बातें बताइए, सुनिएगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज विच कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? स्पीसीज के मेंबर कहलाते हैं, स्पीसीज कहलाती है। जो आपकी स्पीसीज है ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज आपकी एक टैक्सोन बनाती है, एक रैंक बनाती है और एक कैटेगरी भी बनाती है। कौन? स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया मैंगो, बताइए जो आपका मैंगो है, क्या मैंगो के आपने बहुत सारे पेड़ है? बिल्कुल। ये मैंगो के जो मैंगो के पेड़ है इनका ग्रुप्स, मैंगो मैंगो के साथ क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है, एक स्पीसीज बनाता है। बिल्कुल। अब बात ये है, मतलब मैंगो को आम हिंदी में क्या कहते हैं? आम। क्या इंडिया में मैंगो को आम कहते हैं? यस, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, किस लैंग्वेज में इसको क्या बुलाएं? अब बहुत सारी लैंग्वेज हैं भाई, लैंग्वेज ज्यादा होंगी तो हर एक लैंग्वेज में अलग अलग नाम बुलाएंगे, तो क्या होगा? हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ बुलाएंगे, दूसरे लोग कुछ बुलाएंगे और तीसरे लोग कुछ बुलाएंगे। तो इसके लिए क्या किया? मैंगो को एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया जिससे इसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, और उसको बोला गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने क्या किया? मतलब जो भी स्पीसीज आइडेंटिफाई होती है आप उनको बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे दो, नोमियल।
और बात यहां से क्या शुरू हुई कि आप आसानी से बायनोमियल नोमेनक्लेचर से इस स्पीशीज का, ऑर्गेनिज्म का नाम बता के या उसको देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। अब आपके सामने मैं आम लेके आऊं तो आप पहचान लोगे ना, ये तो आम है। ऐसे ही जो बंदा, अब हमारे यहाँ आम कहते हैं, जहां इसको आम नहीं कहते, कुछ और नाम से बुलाते होंगे, और वहां आप चले जाए, आप कहेंगे तो आम है, सामने वाला कहेगा ये तो कुछ और है। ठीक है, मान लीजिए हमें इंग्लिश में नहीं पता होता कि इंग्लिश में मैंगो का आम, बहुत बच्चे छोटे होते हैं उनको नहीं पता। आम, हम घर पे आम आम बोलते हैं, आम, ओ हो आम, आप तो समझ जाएंगे। और यही बच्चे को अगर बाहर ले जाए, उसको बोलते बेटा मैंगो लेके आ, तो क्या वो समझ पाएगा? क्योंकि उसने तो आम से सुना है ना। ऐसे ही अलग अलग देश की बात करें या अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स हैं जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उसके बेस पे बात करें तो आप आसानी से मैंगो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे केवल इसके सिंपल नाम के बेस पे। भाई नाम, इसीलिए आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर आया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया जल्दी से बताओ? लीनियस ने दिया। वो उन्होंने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स भी बनाए कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को एक पार्टिकुलर नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, जिससे इसको पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई, मैंगो को ऑल ओवर द वर्ल्ड किस नाम से जाना जाता है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। पूरा और नाम देखे भाई, साइंटिस्ट लिख देते हैं पीछे, किसने बताया? लिन। जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, और जो आपका मैंगो है इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है मैंगीफेरा इंडिका, दो वर्डिंग में। अगर पीछे साइंटिस्ट का नाम पूछ ले तो भाई साइंटिस्ट का नाम जिसने डिस्कवर किया उसका नाम लिख देंगे, जिसने बताया इसका नाम उसी का नाम लिख देंगे। मान लीजिए आपने किसी का स्पीशीज का नाम बता दिया तो आपका नाम लिखा जाएगा। तो ऐसे मैंगो का बताया लिनियस ने तो मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा जाएगा। अब कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसी भी स्पीशीज के नामकरण को देने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिन्हें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स कहा जाता है। उन्हीं को हमें फॉलो करना पड़ता है नाम को लिखने के लिए। जैसे भी जो आपके बायनोमियल, पहला रूल सुनिएगा क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये आपके लातिन ओरिजिन से है। ठीक है, इनको लातिन में लिखा जाता है। ठीक है, अब इनका लातिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए हम इनको इटैलिक्स थोड़ा तिरछा करके लिख देते हैं, लातिन में ना लिखे तो। समझ रहे हो क्या? यानी इनको तिरछा करके लिखा जाता है, जो ये बात शो करता है कि ये लातिन ओरिजिन के हैं। चाहे किसी भी भाषा से नाम को डिराइव किया गया हो, हम इसका ओरिजिन हमेशा लातिन इंडिकेट करके ही लिखते हैं। क्लियर है? दूसरा रूल क्या है बोला, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नाम है इसमें जो पहला वर्ड होता है ये जीनस को बताता है, दूसरा वर्ड जो होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है, और ये पूरा मिलके सिग्निफाई करेगा एक स्पीशीज को। जैसे मैंने बोला मैंगीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो की एक स्पीशीज हो गई। क्लियर है? और पीछे भाई साइंटिस्ट का नाम लिखे तो लिख दो, ना लिखे। क्लियर है क्या? प्रॉपर देखें तो लिख देते हैं, फिर तो ट्राइनोमियल बन जाता है ना। पर मैन तो दो ही है, मैंगीफेरा इंडिका। और समटाइम भी कंफ्यूजन के तौर पे भी किसी ने डिस्कवर किया पूछ लेते हैं, आप भी ध्यान रखिए, मैंगो के लिए पीछे लिन। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, तो जब आप इनको हैंड से रिटर्न करेंगे ना, हाथ से लिखेंगे, तो आप इनको तिरछा लिखेंगे। देखो थोड़ा तिरछा लिख दिया ना मैंने, मान लो इस एम को मैं ऐसे लिख दूं तिरछा। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इटैलिक्स तिरछा लिखेंगे, और सेपरेटली जीनस को अलग, थोड़ा और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग लिखेंगे। ठीक है, खास बात, जीनस का कैपिटल अक्षर, जो जीनस का नाम होगा इसका कैपिटल अक्षर क्या होगा? बड़ा, स्पीशीज का छोटा। स्मॉल लेटर में लिखेंगे स्पीशीज को, स्पेसिफिक एपिथेट को, और मैंगो का जो जीनस है इस एम को क्या लिखेंगे? बड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। नेक्स्ट भाई, उसके बाद अगर आपने इसको लिख दिया है तो कोई कोमा नहीं लगाएंगे, पहली बात बीच में, स्पेसिफिक एपिथेट बीच में, मैंगीफेरा और इंडिका के बीच कोमा लगा दे नहीं। साइंटिस्ट का नाम भी आप साथ लिख सकते हैं डिस्कवरर के हिसाब से। तो इस तरीके से भी आप किसी भी स्पीशीज को पार्टिकुलर बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने बताया? कैरोलस लिनियस ने बताया। ओके, अब सुनिए भाई, अब मैं आपको कुछ स्पीशीज बताता हूं। ब्रिंजल, बताइए इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या नाम है? ब्रिंजल। साइंटिफिक नेम भी इसी की कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जो नाम लिखा जाता है इसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में स्पेशली आईयूपीएसी नेम होते हैं ना, ऐसे ही आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमी में। तो देखिए, जो आपका ब्रिंजल है इसका नाम होता है सोलेनम
मेलोंजिना। ऐसे ही आलू पोटैटो की बात करें, क्या नाम होता है पोटैटो का? सोलेनम ट्यूबरोजम। अब आप कुछ नाम सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा, तिरछे लिखेंगे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? अरे मैंने नहीं किया, समझ गए होंगे आप जी। अब सुनिएगा, पोटैटो का साइंटिफिक नेम था जल्दी से, सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोजम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंजिना, जहां पे सोलेनम जीनस है, मेलोंजिना स्पेसिफिक एपिथेट है। फिर अभी सोलेनम निग्रम बताइए किसका जो साइंटिफिक नेम है? सोलेनम निग्रम। मॉर्फोलॉजी में लास्ट में जो फैमिली दे रखी है वहां से जल्दी से देखिए उनको और जल्दी से कमेंट कीजिए क्या नाम है, सोलेनम निग्रम का कॉमन नेम क्या है। फिर भाई पैंथेरा लियो, पैंथेरा आपका जीनस है, पैंथेरा PANTHERA, लियो स्पेसिफिक एपिथेट, लायन को बुलाते हैं पैंथेरा लियो। ऐसे ही पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए, पैंथेरा पार्टस लेपर्ड के लिए होता है। होमोसेपियंस के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या नाम है भाई? होमोसेपियंस। वेट का क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है? आगे सुनिए भी, तो ये क्या थी आपकी स्पीसीज। जो आपका सोलेनम मेलोंजिना है ये एक स्पीसीज बना रहा है, ठीक है, ब्रिंजल की। ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोजम एक स्पीसीज बना रहा है, किसकी? पोटैटो की, ठीक है? फिर से समझ लो, स्पीसीज को हम कहेंगे पूरे को सोलेनम ट्यूबरोजम, ठीक है? हालांकि सोलेनम जीनस को इंडिकेट कर रहा है, बहुत सारी स्पीसीज इसी नाम की होंगी, सोलेनम नाम की, ये मतलब है, ठीक है? ओके। फिर बात करेंगे जीनस प्लस स्पीसीज के अंदर, सुनिए क्या खास बात है, प्लस स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर जो कैरेक्टर होते हैं ना नंबर में, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है? किसके बजाय? जीनस के बजाय। मान लीजिए इसमें सिमिलर के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे मैक्सिमम सिमिलर ही होंगे, सारे कैरेक्टर जो भी होंगे इसी के काउंट होंगे सिमिलरिटी में, ठीक है? जैसे आप जीनस इंक्लूड करोगे तो उसमें बहुत सारी स्पीसीज हो जाएगी, उनमें अलग अलग कैरेक्टर बनेंगे, यानी नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं स्पीसीज में, फिर इससे कम होंगे किसमें? जीनस में, इससे कम होंगे किसमें? फैमिली में। बट अगेन सुन लो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसमें ज्यादा होंगे? जीनस में। किससे? स्पीसीज से। फैमिली में ज्यादा होंगे किससे? जीनस से। किस क्या? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, संख्या नंबर होगी, कैरेक्टर्स की संख्या ज्यादा होगी हायर टेक्सोनोमिकल रैंक में, और सिमिलैरिटी ज्यादा होगी लोअर टेक्सोनोमिकल रैंक या कैटेगरी में। और ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज ये आपकी बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट, जीनस क्या होता है? रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम कहते हैं जीनस। जैसे सोलेनम एक जीनस है, पूछ लेते हैं सोलेनम क्या है? व्हाट इज सोलेनम? जीनस है भाई, नोट इट वेरी केयरफुली। पैंथेरा क्या है? जीनस। मैंगीफेरा क्या है? जीनस। होमो जीनस। फेलिस जीनस। बताइए फेलिस किसका जीनस है? कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। पेटूनिया जीनस। दतूरा जीनस, ये आपके जीनस है। दतूरा एक जीनस है, पेटूनिया एक जीनस है, होमो एक जीनस है, मैंगीफेरा एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है, सोलेनम भी एक जीनस है। जैसे ब्रिंजल का जीनस सोलेनम, पोटैटो का जीनस सोलेनम, मकोई कहते हैं भाई सोलेनम निग्रम को, मकोई का जीनस है सोलेनम। सोलेंसी फैमिली है ये। फैमिली क्या है इनकी? सुन लो, जीनस मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली। यस, देखिए भाई आगे फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनरा क्या आती है भाई? फैमिली। जैसे सोलेंसी एक फैमिली है। सोलेंसी फैमिली कौन कौन है? SP-D ब्लॉक होते हैं, याद रखने का। S फॉर सोलेनम, D फॉर दतूरा, P फॉर पेटूनिया। SP-D, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। सोलेनम P ब्लॉक, पेटूनिया D ब्लॉक, दतूरा। सोलेंसी फैमिली के मेंबर है। नेक्स्ट, फेलिडी फैमिली है। फेलिडी फैमिली में दो जीनस आते हैं, पैंथेरा जीनस और एक जीनस होता है कौन? आपका कैट का, दैट इज फेलिस। एक तो फेलिस सुनिएगा, जो आपका फेलिस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंजअप करके लिखता हूं तो काफी बेटर रहेगा, आई थिंक सो। देखिएगा, या डाल रहे हैं भी, किसी को बाई चांस कुछ समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर से बता देंगे आपको। सुनिएगा, देख लीजिए कैसे करना है। बोले हमारे यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं जीनस की, किसकी बात कर रहे हैं अभी? फैमिली, ठीक है? फैमिली एक टेक्सोनोमिकल रैंक है, कैटेगरी है, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को बताती है। फैमिली की खास बात भाई, ये बहुत वेजिटेटिव कैरेक्टर भी लेती है और रिप्रोडक्टिव फीचर भी लेती है। वेजिटेटिव फीचर भी इंक्लूड करती है फैमिली, और रिप्रोडक्शन की फीचर भी इंक्लूड करती है कौन? फैमिली। अब जो सोलेंसी फैमिली है, सोलेंसी फैमिली में क्या क्या आता है? SP-D, याद कर लेंगे जीनस। सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा जीनस इसमें आते हैं। अगला भाई फेलिडी फैमिली है। जब जो फेलिडी फैमिली है, इसके अंदर दो जीनस आते हैं, एक तो पैंथेरा जीनस आता है और एक आता है भाई आपका फेलिस जीनस। फेलिस जीनस किसका होता है? कैट का। पैंथेरा जीनस किसका है? जीनस
पैंथरा जीनस बताइए, लायन का भी है, इसका टाइगर का भी है और लेपर्ड का भी है। नेक्स्ट भाई कैंसिडी फैमिली, एक कैंसिडी किसकी फैमिली, कैंसिडी डोगी लोगों की। कौन सा जीनस आता है इसमें, कैनिस। कैनिस एक जीनस है किसका, डॉग का। डॉग का जीनस कौन है भाई, कैनिस, ठीक है। फेलिस किसका जीनस है, कैट का जीनस कौन है, फेलिस। फेलिडी फैमिली में कौन कौन सा जीनस आता है, पैंथरा और फेलिस। पर ध्यान दीजिएगा कैंसिडी फैमिली अलग से है कैनिस जीनस डॉग की। नेक्स्ट साथ ही साथ लिख लेना भाई। ऑर्डर बताइए, फैमिलीज के ग्रुप्स क्या बनाते हैं भाई, ऑर्डर। एग्जाम्पल दीजिए कुछ ऑर्डर का, जैसे पोलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, पोलीमोनियल्स ऑर्डर है जिसमें आपकी दो फैमिली है स्पेशली, कन्वोलुलासी और सोलेंसी। कौन सी, कन्वोलुलासी एंड सोलेंसी, दो फैमिली आती है पोलीमोनियल्स ऑर्डर में, याद रखेंगे। पोलीमोनियल्स ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है भाई, कन्वोलुलासी, कन्वोलुलासी एंड कौन सी भाई, सोलेंसी। जो सोलेंसी फैमिली है और कन्वोलुलासी फैमिली है, ये आपकी ऑर्डर किसमें आती है, पोलीमोनियल्स ऑर्डर में आती है। जो आपका ऑर्डर है ये मेनली बेस्ड होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, फ्लावर के कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। और फ्लावर कैरेक्टर में मेनली आपका रिप्रोडक्शन का फैक्टर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका ऑर्डर पोलीमोनियल्स है ये मेनली फ्लोरल के कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। हम ऑर्डर्स को कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे लेते हैं। अभी हम ऑर्डर किसका पढ़ रहे हैं, प्लांट के बेस पे। कार्निवोरा ऑर्डर है भाई, बताइए कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है, जल्दी से बता। कार्निवोरा कमेंट कर देना भाई, कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है। कार्निवोरा ऑर्डर की फैमिली बता दो जल्दी से, कमेंट। अरे फास्ट एंड कमेंट। हिंट में देता हूँ ऊपर से, कार्निवोरा में ये फैमिली आती है भाई। हिंट आपको ऊपर से कमेंट कर दीजिएगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रिमाटा ऑर्डर है, डिप्टेरा ऑर्डर है, पोल्स भी ऑर्डर है, स्पिंडल्स भी ऑर्डर है। जल्दी से बताओ स्पिंडल्स किस ऑर्डर है, मैंगो का। एक टेबल रखिए, टेबल 1.1 पहले लेसन में एनसीईआरटी के, +1 के एनसीईआरटी के पहले लेसन में, जल्दी से निकालो। देखो प्रिमाटा ऑर्डर है किसका, ह्यूमन बीइंग का। डिप्टेरा ऑर्डर किसका, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का। पोल्स ऑर्डर किसका, थ्रिडिगम एस्टिमोम वीट का। स्पिंडल्स ऑर्डर किसका, मैंगो का। नेक्स्ट भाई ऑर्डर में क्या बनाते हैं, क्लास। जैसे मैमलिया क्लास में 2 ऑर्डर आते हैं, देखिए और भी ऑर्डर आते होंगे, हमें जो पढ़ने वो 2। एक तो आपका प्रिमाटा ऑर्डर है और एक आपका कार्निवोरा ऑर्डर। कार्निवोरा ऑर्डर किस किस का है, टाइगर का, कैट का और डॉग का। सुनिएगा पूछ लेंगे आपसे, टाइगर, कैट और डॉग, इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर प्रिमाटा। कौन सा ऑर्डर है भाई इनका, सॉरी कार्निवोरा। क्या ऑर्डर इनका, प्रिमाटा का, कार्निवोरा। टाइगर, कैट और डॉग का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। टाइगर की फैमिली, टाइगर का जीनस पैंथरा टिग्रिस, कैट का जीनस फेलिस, डॉग का जीनस कैनिस। फैमिली टाइगर की फैमिली और कैट की फैमिली तो सेम है, फेलिडी, और डॉग की फैमिली अलग है, कैंसिडी। अब आपसे मैं पूछ लूं, बताओ तीनों के लिए कॉमन थिंग क्या होगी, स्पीसीज कॉमन है, जीनस कॉमन है, फैमिली कॉमन है या ऑर्डर कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में आते हैं, टाइगर, कैट और डॉग, कार्निवोरा मांसाहारी ऑर्डर में आते हैं। नेक्स्ट प्रिमाटा ऑर्डर किसका है, ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर प्रिमाटा है, होमोसेपियंस। मंकी का है, गोरिल्ला का है और गिबन का जो ऑर्डर है वो प्रिमाटा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रिमाटा और कार्निवोरा मिलके बना रहे हैं क्लास मैमलिया। जो आपका प्रिमाटा है, जो आपका प्रिमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं भाई, क्लास मैमलिया। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर्स का समूह कौन है, क्लास। फिर क्लास मिलके बनाती है फाइलम। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो फाइलम है, कौन सा फाइलम है, कोडाटा फाइलम से बिलोंग करता है। कुल मिला के आपके +1 के अंदर 11 फाइलम दे रखे हैं। पीसी, सीपी, ट्रिपल ए, महक से याद कर सकते हैं। ठीक है, पी पोरिफेरा, सी नाइडेरिया, सी पे फिर आपका सिलेंट्रेटा, सी देखिए फिर से पोरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा आता है। नाइडेरियंस, टीनोफोरा आता है फिर तीसरे नंबर पे, देखिए नाइडेर, फिर सुन लो भाई, पी फॉर पोरिफेरा, फिर जो आपका नाइडेरियंस है और सिलेंट्रेटा एक ही बात है। पीसी, सीपी से आता है टीनोफोरा, पी से आता है प्लेटियलमेंथिस, पीसी सीपी खत्म। तीन आएंगे, एस्केलमेंथिस ए पहले से, दूसरे ए से आप यही इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। दूसरे में कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा, नहीं एनेलिडा। तीसरे में क्या आएगा आपका, आर्थ्रोपोडा। ट्रिपल ए महक, एम फॉर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। ई महक, MEHC, ई फॉर इकानोडर्मेटा।
H फॉर हेमिकोडाटा, फिर कोडाटा। नेक्स्ट, अब सुनिए भाई, हम कौन से कोडाटा कौन से फाइलम में आते हैं? कोडाटा फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट, अगली बात क्या है बताइए, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे किस किस को डिफाइन करते हैं हम? सुनिएगा, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम में डिवीजन, फाइलम डिवीजन के बाद किंगडम। तो जो आपके स्पीसीज, जीनस और फैमिली है, इनको हम केवल नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे बताते हैं कि कितने कैरेक्टर में सिमिलर है, ठीक है। और मैं पूछ लूं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसमें ज्यादा है? फैमिली में, इन तीनों में। पर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? स्पीसीज में। मैक्सिमम सिमिलरिटी किसमें मिलेगी? स्पीसीज में। जैसे आप हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे, देखिए लोअर कैटेगरी स्पीसीज है, हायर कैटेगरी किंगडम है, ठीक है, क्योंकि बहुतों को इंक्लूड करता है ना किंगडम। और जो आपका जीनस है, फैमिली है, इनके अंदर स्पीसीज की बजाय कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं? कम, ठीक है। तो एसजीएफ सगपो सीपी कैसे याद कर लो, करना चाहें तो। एसजीएफ में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं? ज्यादा, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे हम इनको बताते हैं, ठीक। लेकिन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए हम बताते हैं, डिफाइन करते हैं किसको? ऑर्डर को, क्लास को, फाइलम डिवीजन या किंगडम को। फाइलम डिवीजन या किंगडम में एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, कॉमन सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी, पर नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे आप स्पीसीज से जाते हो किसकी तरफ? देखिए, अगर मैंने सब चीजें बताई तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको वर्डिंग दे रहा हूं, इसी बेस पे आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इनको गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि केवल आपको रिवीजन करवाना है। 17 जुलाई को एग्जाम है, तो इसी बेस पे समझाने को तो बहुत कुछ है समझाने के लिए। पूरा पूरा लेसन में काफी लंबा एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको बिना पेज के, ठीक है। और देखते हुए तो कम एक्सप्लेन होता है, समझ रहे हो। पर मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूं ताकि आप जल्दी से, आपने जिसने पढ़ रखा है वो आसानी से कर सके, और जो नहीं पढ़ रखा तो 2-3 बार वीडियो को देखेगा तो आराम से सुन लेगा तो भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपका पेन हटा दिया गया है। सुनिए क्या है, तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर आपके क्या? कॉमन सिमिलरिटी। जैसे जैसे आप स्पीसीज से जाएंगे किंगडम की तरफ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। स्पीसीज से किंगडम पे जाने पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, पर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कम होंगे। एक साइड पेज हो गया। अगला भाई टैक्सोनॉमिकल ऐड। टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल ऐड जितने भी स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिज्म है, इनको हेल्प करने के लिए होती है। ऐड का मतलब यहाँ पे सुविधाएं, ठीक है। पहला है भाई हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है? हर्बेरियम ऐसी टैक्सोनॉमिकल ऐड है जो कि क्विक रेफरल सिस्टम है। अगर आपको जल्दी से किसी को रेफर बताना हो किसी प्लांट के बारे में, तो हर्बेरियम बहुत जल्दी आपको जानकारी दे देगी। अगला खास बात हर्बेरियम की भाई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। कौन? हर्बेरियम। अगली खास बात, इसके अंदर हम प्लांट स्पेसिमेन को, स्पेशली प्लांट्स को स्टोर करते हैं। स्पेशली कैसे स्टोर करते हैं? ड्राई करके प्लांट को स्टोर कर लेते हैं, प्रेस करके देते हैं उनको, स्पेसिमेन को सीट पे चिपका देते हैं। जो आपके सीट का साइज होता है 11.5 टू 16.5 इंचेस, जिसको सेंटीमीटर में करें तो 29 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का साइज होता है। किसका? हर्बेरियम का। 29 सेंटीमीटर से 41 सेंटीमीटर का साइज होता है। जल्दी जल्दी लिख ले, जिसके पास पेज है जल्दी जल्दी देखते रहो, सुनते रहो, वीडियो को देखते रहो, तुरंत निपटारा कर देंगे। और खास बात भाई, मैंने एक खास वीडियो बना रखी है, 1 रुपये में आपको डायरेक्ट इनका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर ये पीडीएफ है, जल्दी जल्दी आप देखते जाइएगा और वीडियो को सुनते जाइएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने जो वीडियो बना रखी है उसको आप चैनल पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको सेंड करनी है, ठीक है, कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगली आपकी टैक्सोनॉमिकल ऐड है बोटानिकल गार्डन। सुन लीजिए, बोटानिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को ग्रो करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। तेरे पास नोट है ना? नोट्स है ना? देख ले जल्दी से, पास रख अपने। लिविंग प्लांट्स ग्रोन किए जाते हैं फॉर आइडेंटिकल पर्पज के लिए, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, सुनिएगा, लिविंग प्लांट रखते हैं बोटानिकल गार्डन में, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डैड लिख देते हैं यहाँ पे, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कहाँ है? जल्दी से बताओ भाई। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ है? यूरोप में। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप। क्या नाम है उसका? रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कि क्यू नामक प्लेस पे है, जगह गांव जो भी शहर कस्बा है इंग्लैंड के अंदर, क्यू में। रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू KEW, इंग्लैंड में है, यूरोप में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, एशिया सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन का नाम बता जल्दी से, देख के बता दे, क्या नाम है भाई? इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि शिवपुर में है। जो आपका शिवपुर है वो हावड़ा में है, जो आपका हावड़ा है वो कोलकाता में है, जो आपका कोलकाता है वो इंडिया में। क्या बात है सर। एशिया का जो लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है भाई, इंडियन बोटानिकल गार्डन नाम है उसका, इंडिया में ना, इसलिए इंडियन रख दिया। अगला,
नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? NBRI लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? पैलियो बोटनिका बिरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? लखनऊ में है। नोट इट वेरी केयरफुली। अगला जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स को रखते हैं और स्पेशली इंडेंजर्ड एनिमल्स को रखते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये आपका एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं कि एक्स सिटू कंजर्वेशन वो होता है जिसमें हम ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं, जहां नेचुरली जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वहां उसको खतरा होता है रहने में, तो हम उसको क्या करते हैं वहां से उठा के स्पेशल केयर में रखते हैं, ठीक है। और भाई बच्चे उनको स्पेशली उनकी प्रोटेक्शन से बाहर से पैसे आ सके तो जूझ होते हैं चिड़ियाघर, जहाँ पे एंट्री की फीस लेते हैं दिखने की, जानवरों को दिखाने की, आप आसानी से देख सकते हैं ताकि उनका खर्चा पानी निकल जाए। जूलॉजिकल पार्क की खास बात एक्स सिटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क एग्जांपल एक्स सिटू कंजर्वेशन का। वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं अंडर ह्यूमन केयर के अंदर रहते हैं, पिकनिक के लिए बच्चे जूझ में जाते हैं। जल्दी से एक जूलॉजिकल पार्क का एग्जांपल कमेंट कर दो भाई। की अगली टैक्सोनॉमी ग्रेड है की आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल को आइडेंटिफाई करती है ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बेसिस पे। जो कीज है आपकी वो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करती है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। कितनी सिमिलरिटी है कितनी डिसिमिलरिटी है, प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकती है, उनको डिफरेंशिएट भी कर सकती है। जो कीज होती है जनरली एनालिटिकल एनालाइट क्वेश्चन पूछते हैं, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ऐसे बोलते हैं कीज आर जनरली नॉन एनालिटिकल इन नेचर, तो कौन सा सही है? कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर, ठीक है। एनालिसिस करके बताती है की। अब ये बताइए की एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? इच स्टेटमेंट को की क्या कहलाती है? लीड। की स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? लीड, LEAD। की स्टेटमेंट क्या कहलाती है? लीड। की स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, ठीक है। जो कीज होती है ये कैरेक्टर्स के पेयर से बेस्ड होती है। जो पेयर होते हैं वो आपस में कंट्रास्टिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सी आपकी टैक्सोनॉमिक ऐड होती है? की, KEY, की, चाबी वाली की वही, लेकिन की क्या है यहाँ पे? टैक्सोनॉमिक ऐड, ठीक है। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर्स, जो पेयर्स जो है इनका कैरेक्टर का वो कहता है कपलेट। कपलेट क्या होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर। डिफरेंट कीज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई स्पीसीज जीनस फैमिली। अलग अलग टैक्सोनॉमी के लेवल के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमी के लिए अलग अलग की होती है भाई, ध्यान रखना। अगला है म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर हम क्या कहते हैं? प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को रखते हैं, मृत जीवों को प्रिजर्वेशन करने के लिए उनको रखते हैं ताकि हम प्रिजर्व करके रख सके। आने वाले समय में मान लो लुप्त हो जाए स्पीसीज तो उसको बचा के रख सके, आने वाले जो आप हमारी जो पीढ़ी है ह्यूमन बीइंग उनको दिखा सके कि ऐसी स्पीसीज भी पहले कभी अर्थ पे रहती थी। हैव प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस लाइन से, बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया इसी लाइन से। लार्जर एनिमल्स को जैसे कि बर्ड्स है मैमल्स है यूजुअली स्टफ करके रखते हैं, उनको क्या करेंगे? स्टफ अंदर से अच्छे से भर देंगे और कुछ साइड में बांध बूंद देंगे, उनको पूरे बड़े प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में करके रखेंगे एंड प्रिजर्व्ड करके रखेंगे। अंदर से भी उनको अच्छे तरीके से लगा दें ताकि गले से ना, ठीक है। ओपन है स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, एनिमल के स्केलेटन भी पाए जाते हैं, वो भी ड्राई स्पेसिमेन, सूखे स्केलेटन पाए जाते हैं, सूखे होते हैं स्केलेटन, हड्डियां वगैरह। अगला अभी टैक्सोनॉमिक लेट आपकी मोनोग्राफ। मोनोग्राफ हैव इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, मोनो वन, ठीक है। मोनो से याद करो MONO, मोनो एक में दोनों, ऐसे याद कर सकते हो आप। हालांकि जो आपके मोनोग्राफ है ये हैव इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, एक टैक्सोन पे ये जानकारी देते हैं। अगली टैक्सोनॉमिक लेट है मैनुअल्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज नेम इन एरिया। मैनुअल, देखो आदमी क्या करते हैं, मान लो हम किसी दूसरे गांव में चले जाए तो वहां के बूढ़े लोगों से पूछेंगे अभी तो किसका है, तो जो मैनुअल है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में स्पीसीज के नाम को बताता है जी। फ्लोरा, जो फ्लोरा ये भी एक टैक्सोनॉमिक लाइड है, ये क्या कहती है, ये क्या बताती है आपको? हैव एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कहाँ, किस हैबिटेट में कौन सा प्लांट रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ उस प्लांट का, किस किस हैबिटेट में, कि भाई हाँ फलानी जगह पे वो पौधा पाओगा। जैसे जामुन आएंगे भी, जामुन किस किस कैटेगरी है सुना है, सिंपल सी बात है भाई, पता कर लेंगे। तो फ्लोरा है इसके बारे में जानकारी देगा। तो जो अगर फ्लोरा में करना हाँ इनके घर में जामुन का पेड़ इनके घर में लगा हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे फ्लोरा जानकारी देता है। कैटलॉग होता है भी, कैटलॉग क्या होता है? स्मॉल बुकलेट, जिसके बारे में बहुत सारी चीजों में जानकारी होती है। जैसे मान लो ये बुकलेट है, इसके अंदर सारी स्पीसीज के नाम लिख देंगे, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज, ये स्पीसीज यहाँ मिलेगी, समझ रहे हो, ऐसे। जैसे बताइए भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ मिलेगा, प्लीज बताओ, कमेंट कर दो, ठीक है सर, जल्दी सेलेक्ट होना सर मुझे उसमें। हाँ तो बढ़ बेटा। हाँ नंबर ऑफ क्या कहता है कैटलॉग, स्मॉल बुकलेट होती है, छोटी सी बुकलेट विच हैव टाइटल ऑफ बुक्स ऑफ बोटनी, जिसमें बोटनी के बुक्स के टाइटल होते हैं स्पीसीज के साथ, विद स्पीसीज ऑफ एन एरिया, किसी पार्टिकुलर एरिया के स्पीसीज के साथ, उनके नाम भी मिलेंगे आपको स्पीसीज के, यानी ये टाइटल ऑफ बुक्स रखती है, ठीक है। नेक्स्ट कैटलॉग के अंदर टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, मैन टाइटल। अगला जैसे हम ये जो थंबनेल नहीं लगाते मुख्य टाइटल, कि इसमें आप इस वीडियो में आपको ये लेके बाहर से थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कंप्लीट
वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ टैक्सोनॉमी, जो वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अचीव 360 में से 360 लाइक दिस। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब। अब भाई कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज अभी नोन है, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज अभी डिस्क्राइब्ड हो चुकी हैं। देखिए रॉबर्ट मे के हिसाब से 22% स्पीसीज का ही अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, जो करीब करीब 1.7 से 1.8 मिलियन है। और रॉबर्ट मे का एक एस्टिमेट है जिसके हिसाब से कुल स्पीसीज आपकी 7 मिलियन है, ठीक है, जिनमें से 22% यानी 1.7 से 1.8 मिलियन आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। ये था आपका टैक्सोनॉमिकल। तीसरा मेन टॉपिक अभी हमारा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, कि हमने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन दिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन ये था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इस चीज पे बेस्ड है, ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर दिया, ग्रुप में डाल दिया, एक प्रकार के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। प्लांट को क्लासिफाई किया प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। जैसे कोई आपको ऑयल देने वाले प्लांट है, किसी से हमें फाइबर मिलता है, किसी से मेडिसिन मिलती है, ऐसे जो प्लांट है, जैसे अलोए है, आपकी ऐसी सब्जियां हैं, एस्पैरागस, आपके जो ऑर्नामेंटल्स भी मिलते हैं हमें, ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं, जो आपकी दालें हैं, चावल हैं, तो ये क्या है, ये हमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देते हैं। हम मिलते हैं, गेहूँ हम खाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हुए प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 और 2 प्लांट के एक या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे हम प्लांट को ग्रुप या क्लासीफाई करते हैं, 1 या 2 कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है। जैसे भी लिनियस ने बताया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, जो स्टेमन को टारगेट रखते हुए उन्होंने क्या किया था, प्लांट को क्लासीफाई किया था आर्टिफिशियली। जो आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के तौर पे स्पेशली जो लिनियस है उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है आपका, इसमें स्टेमन को चुना था। अगली बात नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, भाई जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ये आपका बेस्ड होता है ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो आपके शरीर की भारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके ऊपर बेस्ड है। किस कौन कौन सिमिलर है, ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेट आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के साथ सिमिलर दिख रहे हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, एक मुंह है, दांत है, जीभ है, ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते रहते हैं, हाथ 2 पाँव लाइक दैट। और भाई खास बात ये आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी रखता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, याद कर लो लाइन में, सीधी सीधी लाइनें पूछी जा चुकी है। एनटीए के तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ लो यहाँ से, ठीक है, और नेट में पक्के 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, सीधा पूछेंगे उत्तर देना बस। फाइलोजेनेटिक भी है, ये फाइलम पे बेस्ड भी है हमारा, और नॉन फाइलोजेनेटिक भी है, कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने दिया था। खास बात भाई जो आपकी हर्बेरियम ऐड है ना, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ये आपका बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया है। ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी इसी को कहते हैं कि फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं साथ में, क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। चौथा था भाई आपका फिनेटिक। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए बेंथम एंड हुकर ने कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, ये आपको कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिनेटिक क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है, अगला क्लासिफिकेशन चौथा क्लासिफिकेशन आपका फिनेटिक क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन या कंप्यूटराइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया गया, जितने भी बाहरी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको पार्टिकुलर नंबर दे दिया गया, और पार्टिकुलर नंबर देके इतने नंबर, ये नंबर है तो पार्टिकुलर स्पीशीज को आप इस ग्रुप में डाल सकते हो, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है भाई। तो इसे फिनेटिक क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के लिए बोल दिया कि पार्टिकुलर, मान लीजिए आंख ऐसी 2 आंखें हैं, ऐसी आंखें हैं अभी, ठीक है, आगे की तरफ है, तो उसको एक नंबर दे दिया, एक वैल्यू उसको दे दी, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर है ना, पार्टिकुलर सर्जरी का रूम नंबर 26 है, ऐसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पार्टिकुलर नंबर दे दिया है। किसी में कांटे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया, ठीक है। इसमें कांटे नहीं है अलग, कोई फल प्रोड्यूस करने वाला है तो अलग, किसी के दांत हैं, किसी के आंख है, कुछ भी व्हाटएवर, इस बेस पे नंबर दे दिया पार्टिकुलर, ठीक है। मतलब आंख, दांत, नाक सब चीज़ें हैं तो उसको एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। किस क्लासिफिकेशन में, फिनेटिक, न्यूमेरिकल या कंप्यूटराइज्ड क्लासिफिकेशन में। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैव सेम वैल्यू, और जितने भी लगभग सारे जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिख रहे थे उनकी वैल्यू सेम कर दी। समझ रहे हो क्या मतलब है, मान लो मेरे 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं, आपको क्या क्या दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, आंख, नाक, आंख जो भी दिख रहे हैं, सबको एक पार्टिकुलर नंबर दे दिया। ये चीज़ इसमें है उसका नंबर 1 दे दिया, दूसरी चीज़ें उसमें है दूसरा नंबर दे दिया, ऐसे अलग अलग नंबर दे दिए गए। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन अभी RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, कब, 1969 में। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, जो है आपके 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया।
जो आपकी आर्च विटेकर है, इन्हीं के कारण इन्हीं क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा गया। जैसे क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में है, क्लेमाइडोमोनास हालांकि आपकी क्लोरोफाइट्स में पढ़ते हो आप, ठीक है, जो कि अलग ही है, पर क्लेमाइडोमोनास अकॉर्डिंग टू आर्च विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में। क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, पर हालांकि क्लोरेला आपकी अगेन क्लोरोफाइट्स का मेंबर है, ठीक है भाई। आता है 5 किंगडम, 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। देन भाई टोटोनिम्स क्या होते हैं? जो टोटोनिम्स होते हैं बार बार नाम रिपीट हो उसे क्या कहते हैं? टोटोनिम। जैसे कोबरा, नाजा नाजा नाम होता है कोबरा का, नाजा नाजा किसका नाम होता है? कोबरा का। अगला भाई बट नॉट वैलिड, ये जो आपके टोटोनिम्स होते हैं केवल एनिमल्स के लिए वैलिड है, प्लांट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। प्लांट में जो आपका जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम सेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट भाई स्पीसीज प्लांटरम बुक थी, एक बुक थी आपकी सिस्टेमा नेचुरे। जो आपकी स्पीसीज प्लांटरम बुक थी वो 1 मई 1753 को छापी पब्लिश हुई थी। सिस्टेमा नेचुरे बुक थी, इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ था 1 अगस्त 1758 को, 10वां एडिशन, ठीक है भाई। ये 2 बुक्स के नाम बता दिए। इस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है द लिविंग वर्ल्ड वो समाप्त होता है। इसमें कुछ टर्म्स और देख लीजिए भाई। देखिए टेबल 1.1 आपको लर्न कर लेनी है, जो पेज नंबर 11 पे है। नोमेनक्लेचर के रूल पढ़ लेना अच्छे से। जो आपके रूल, जो सीधी सी बात है, ये लातिनाइज डिराइव किए गए लातिन से हैं। पहला वर्ड बड़ा होता है, एक्सेप्ट दोनों नाम को अलग लिखेंगे, पहला जीनस को इंडिकेट करता है, दूसरा स्पेसिफिक को इंडिकेट करता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे नाम बताए गए हैं सबके, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ICBN की फुल फॉर्म है भाई इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आए थे 1961 में। टैक्सोनॉमी का कैटेगरी पर पता होना चाहिए, टैक्सोनॉमी हर की पता होना चाहिए, टैक्सोन क्या होता है ये पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं, क्या क्या खूबी होती है लिविंग्स की? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जायज बात है, पर ये इनकी केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि आपके जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो कर सकते हैं। पर खास बात सुनिए, ग्रोइंग में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करेंगे एक्सटर्नली, पर जो इंटरनल ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा लिविंग्स के अंदर ही होते हैं। पहाड़ आपके, बालू कोई रेत है, ढेर है, टिल्ला है, वो आपका आउटर ग्रोथ कर सकता है, पर इनर ग्रोथ केवल लिविंग्स में पाई जाती है। पर आपकी जो ग्रोथ है इसलिए क्या कहते हैं? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर वो होती है जो केवल लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, मे बी नॉन लिविंग में भी हो सकती है। उसके बाद भाई आपकी जो रिप्रोडक्शन है, ये भी लिविंग्स के अंदर लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? लिविंग्स की। डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कैसे भी मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो लिविंग होते हैं पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे जो आपकी हिनी है, म्यूल है, रिप्रोडक्शन नहीं। कुछ ऐसे ह्यूमन बींग भी होते हैं जो स्टेराइल हैं, जो ऐसे कपल भी हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बच्चों को। ऐसे ही भी आपके जो मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म जो है ये आपकी डिफाइनिंग फीचर होती है। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कॉन्शियसनेस को भी हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं कि लिविंग्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं, नॉन लिविंग कॉन्शियस नहीं होते। और खास नहीं बात, जो आपका ह्यूमन बींग हम है ना, हम सेल्फ कॉन्शियस है और कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। मैंने भावना में आते हुए एक बार एक संकल्प कर दिया था, कैसे? बोले कि जो आपका ह्यूमन बींग है वही ओनली प्राणी है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है। बोले ये क्या बात हुई? बोले यार हमारे जो भैंस लोग होते हैं उनको हम एक बार कह देते हैं उस तरीके से चल पड़ते हैं, कुत्ते लोगों को भी कह देते हैं भोगना बंद कर देते हैं टाइम टाइम, ये भी कॉन्शियसनेस है भाई, ये केवल सेल्फ कॉन्शियस। खुद बोले मैं आ गया हूँ, गॉड बोलो, कुत्ते लोग खुद आए, बोले हमें रोटी दो, ये बात मानी जाएगी सेल्फ कॉन्शियस। मान लीजिए आप भैंस को लेके जा रहे हो, आपको मोड़ना इस गली में, इस गली में मुड़ रही हो, वो कहते मैं तो नहीं मुड़ूंगी गली में, समझ रहे हो? लाइक दैट ऐसा नहीं होता ना उनके अंदर। आप लोग सेल्फ कॉन्शियस, मैं कहूँगा बेटा इस गेट से, उस गेट से, इस गली से, हिसार, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे जाना है आपको, तो आप क्या पहचान लेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो? जैसे मैं कहूँगा आपके हाथ में ये क्या है, आप कहेंगे मार्कर, ऐसे में आपको दूसरा मार्कर दे दूंगा, आप ठीक है ये मार्कर, आप बता देंगे ब्लैक रंग का है, ये रेड का है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो भाई ऐसे ही आपकी डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सी हो गई? मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर होती है। बाकी आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं किसके अंदर? लिविंग बीइंग के अंदर। तो ये था भाई आपका ओवरऑल क्या, द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आप लोग इसको जो मैंने यहाँ पे बातें बोली हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट नोट कर लीजिए। जिसके पास पीडीएफ है वो अपना पीडीएफ अच्छे से, जो आपका पीडीएफ है और साथ ही साथ पेज जिसने प्रिंट करवा रखे हैं, जिसके पास प्रिंट पेज है वो आसानी से रिविजन कर सकता है। देखिए और भी 1-2 वीडियो, 5-4 वीडियो और बनाऊंगा मैं, हमारे पेज कंप्लीट हो जाएंगे। हमने अप्रोक्सीमेट 10-11-12 वीडियो करीब बना ली हैं, ठीक है। तो होप सो भाई 18 वीडियो हैं हमारे पेजेस की, 18 जो आपके पेज हैं इनका पीडीएफ भी मैंने बना रखा है। पीडीएफ के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है कैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए भाई,
और हाँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो का, जिससे आप देख के आसानी से PDF अपने पास मंगवा सकते हैं और आसानी से 250 प्लस स्कोर आसानी से कर लेंगे आप इन PDF इन पेजेस की तरह। ताकि और भाई जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि मेन बातें आपने पढ़ रखी होंगी आपके रिवीजन में हो जाए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, आपको नीट एग्जाम 2022 का काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर अच्छा स्कोर करके अपने मनचाहे कॉलेज को गेन कर लेना है। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, किसी की चिंता मत कीजिए, बी फ्री चिल, अच्छे से अपने लिए जिए, केवल खुद का खुद से खुद के लिए कीजिए बच्चा। दोस्तों बच्चे लोग कहना था, बच्चे लोगों आपको केवल खुद का खुद से खुद के लिए जीना है, ठीक है। ये 30 दिन आप अपनी ज़िंदगी के अपने बेस्ट दिन मानते हुए अच्छे से पढ़िए। एक बार अगर आपको मेडिकल सीट मिल जाती है MBBS की स्पेशली, कमाल हो जाएगा। तो होप सो आप लोगों को ये काफ़ी समझ में आ गया होगा, जिसको समझ नहीं आया फिर से देख लीजिए एक बार और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।